नमस्ते छात्रों। मैं ससाने सर, हनुमान विद्यालय घारगांव, तालुका कलम, जिला उस्मानाबाद। मैं आज आपको कक्षा 10वीं विषय हिंदी रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखी हुई एकांकिका, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रीढ़ की हड्डी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हिंदी के प्रसिद्ध एकांकिकार हैं। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से लेखक ने स्त्रियों के प्रति समाज में व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किया है। एकांकिका का कथानक रामस्वरूप, उसकी पुत्री उमा, गोपाल प्रसाद एवं शंकर जैसे लालची चरित्रों के इर्द गिर्द घूमता है। इस एकांकी में गोपाल प्रसाद के विचार अत्यंत निराशावादी है, जो समाज के लिए घातक है। वही रामस्वरूप की बेटी उमा का कथन वर्तमान समाज को एक नई दिशा देने वाला चरित्र है। यहां दोनों हाथों के बीच एक रीढ़ की हड्डी दिख रही है हमें। यह अगर शरीर में है तो ही हम खड़े हो सकते हैं और तो ही हम मजबूत हो सकते हैं। उसी प्रकार यहां का एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर जी का चित्र बताया है और बीच में यहां जो पढ़ी लिखी उच्च शिक्षित सुशिक्षित युवती उमा है, बीए पास किया है, उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल कर ली है। और नारियों की प्रगति जब होगी जब वह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेगी और सुशिक्षित होगी। यहाँ पूरा चरित्र यहाँ उमा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम रीढ़ की हड्डी एकांकी देखते हैं। यहाँ पात्र देखो, उमा एक सुशिक्षित युवती है जिन्होंने बीए पास किया है। रामस्वरूप उमा के पिताजी है। उसके बाद प्रेमा उमा की माँ है। शंकर युवक है, यह बीएससी पास हो गया है और वह लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। उसके बाद गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी है। यह पेशा से वकील है, पढ़े लिखे है। सभा सोसाइटियों में वह जाते हैं। पढ़े लिखे होकर भी उसके विचार अब आधुनिक युग के जैसे नहीं है। यहां रतन रामस्वरूप का नौकर है। रामस्वरूप की बेटी उमा, उसकी शादी करनी है, इसीलिए यह शादी के योग्य युवक का चुनाव करते हैं। उसी वक्त गोपाल प्रसाद से मिलकर अपने बेटी के विवाह की चर्चा करते हैं और गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ रामस्वरूप के यहाँ उमा को देखने के लिए आते हैं। यहाँ से यह एकांकी शुरू होती है। जब मेहमान घर आते हैं, लड़की को देखने के लिए आते हैं, तो हम औपचारिकता से मेहमानों का स्वागत करते हैं। बेटी का पिता बेबसी से, लाचारी से, मजबूरी से वह मेहमानों का स्वागत कैसे करते हैं, यह बेबस कैसे होते हैं, यह यहाँ एकांकिका के माध्यम से यहाँ जगदीश चंद्र माथुर जी बताते हैं। तो यहाँ रामस्वरूप अपने नौकर रतन और अपनी पत्नी प्रेमा को घर की देखभाल करने को कहते हैं। घर की व्यवस्था करते हैं, पूरा इंतजाम करते हैं। नौकर भी घर साफ सुथरा रखने का प्रयास करता है। इतने में यह धीरे से, अब यहां देखो चरित्र, यह जो नौकर है रतन, यहां रामस्वरूप की तस्वीर है और यहां प्रेमा उमा की मां की तस्वीर है। उसके बाद दूसरा पन्ना हम देखते हैं कि रतन की धीरे से आवाज आती है, बाबूजी बाबूजी। मेहमान आ गए हैं। मेहमान आने के बाद ही यहाँ रामस्वरूप बहुत ही बेबस होकर मेहमानों का स्वागत करते हैं। उसकी व्यवस्था करने के लिए तैयार होते हैं। चाय नाश्ता, या बेटा क्या करता है, और यहाँ
गोपाल प्रसाद की खुशामदी करने का वह प्रयत्न करते हैं। लेकिन गोपाल प्रसाद एक ऐसे लालची आदमी हैं कि वह लड़की को देखने से बजाय ही या अतिथि उसका शिष्टाचार देखने के बजाय ही वह बिजनेस का व्यवहार शुरू करते हैं। तो बिजनेस यह शब्द सुनते ही रामस्वरूप बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पढ़े लिखे होकर भी विचार कितने पुराने हैं यह यहाँ रामस्वरूप को लगता है, लेकिन वह बेबस होकर, लाचार होकर वह उनका स्वागत करते हैं। यहाँ देखो, गोपाल प्रसाद और उसका बेटा शंकर का आगमन हो गया है। यहाँ रतन नौकर खड़ा है और बीच में ही रामस्वरूप है। उसके बाद देखो यहाँ चाय पीते हुए, अब चाय की व्यवस्था की है उन्होंने, चर्चा हो रही है और इस चर्चा में ही रामस्वरूप अपने बेटी को बुलाते हैं। बेटी यहाँ चाय लेकर आती है। बेटी के आंखों पर चश्मा दिखते ही यहाँ गोपाल प्रसाद और उसका बेटा शंकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो भी यहाँ रामस्वरूप आंखों की बीमारी थी, इसीलिए यहाँ चश्मा उन्होंने पहना है, लेकिन यह चश्मा भी देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो यहाँ उमा आई है चाय लेकर। यहाँ शंकर गोपाल प्रसाद का बेटा, यहाँ गोपाल प्रसाद है और यहाँ रामस्वरूप है। बेबस होकर वह मेहमानों का स्वागत करते हैं। उसके बाद गोपाल प्रसाद कहते हैं रामस्वरूप को कि आपके बेटी को कुछ पेंटिंग वेंटिंग आती है क्या नहीं, गाना बजाना आता है क्या नहीं। तब बेबस होकर, लाचार होकर रामस्वरूप उन्हें मेरी बेटी सितार बजाती है, मेरी बेटी हारमोनियम बजाती है, यह वह कह देते हैं। और दीवार पर यह जो कुत्ते की तस्वीर टंगी हुई है, यह भी तस्वीर यहाँ उमा ने ही खींची है, उमा ने ही निकाली है, ऐसा वह कहते हैं। यहाँ उमा सितार बजा रही है, यहाँ गोपाल प्रसाद खड़े हैं, गोपाल प्रसाद बैठे हुए हैं, उसके पास ही शंकर उसका बेटा है और गोपाल प्रसाद यहाँ खड़े हो गए हैं। उसके बाद देखो इस पाठ का आखिरी पन्ना, उमा को यह बार बार प्रश्न पूछते हैं गोपाल प्रसाद कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हो गई है, आपको खाना बनाना आता है क्या, आपको गाना बजाना आता है क्या, आपको पेंटिंग आती है क्या, आपकी पढ़ाई कितनी हो गई है। अब यहाँ गोपाल प्रसाद बहुत ही पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन उसके विचार पुराने हैं। बेटे को पढ़ाने का विचार है, लेकिन आने वाली बहू की शिक्षा बहुत ही कम होनी चाहिए, ऐसे विचार के यह आदमी है। अब आज हम कितना भी कहते हैं कि नारी की प्रगति हो गई है, नारी शिक्षित हो गई है, नारी समझदार हो गई है, नारी ने उच्च शिक्षा ग्रहण कर ली है, लेकिन आज भी समाज की मानसिकता हमारी ऐसी है कि हम यह भूल नहीं सकते हैं। पुराने विचार आज भी मनुष्य के मन में हैं। तो यह गोपाल प्रसाद हर एक प्रश्न का उत्तर बेबस होकर देते हैं, लेकिन पढ़ी लिखी नारी होने के कारण उमा को यह पसंद नहीं है। पिता की बेबसी उमा को पसंद नहीं है, इसीलिए उमा कहती है गोपाल प्रसाद और शंकर जी को कि हाँ जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई चोरी नहीं की है, आपके पुत्र की तरह मैं कायर नहीं हूँ। आपका पुत्र हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाता है और मुझे अपने इज्जत का ख्याल है, अपने मान का ख्याल है, लेकिन अपने पुत्र को पूछो यह हॉस्टल में आकर यह कैसा इधर उधर घूमता है। एक बार तो नौकरानी के पैरों में पड़कर वह अपना मुंह छिपाकर वहां से भाग गया था। तो यह जो उमा की बातें हैं यह रामस्वरूप को अच्छा नहीं लगती है, इसीलिए बार बार उसे टोकने का प्रयत्न करता है, लेकिन पढ़ी लिखी नारी होने के कारण वह उन्हें सबक सिखाना चाहती है। अपने पापा से कहती है वह बस हो चुका, अब मैं सहन नहीं कर सकती हूं। यह पढ़े लिखे लोग होकर भी उनके पिछले विचार है। यह सब सुनकर
गोपाल प्रसाद गुस्से में आते हैं और वह चलने के लिए तैयार होते हैं। आपने मेरे साथ दगा किया है, आपने तो कहा था कि आपकी बेटी मैट्रिक तक ही पढ़ी है, लेकिन आपकी बेटी ने बीए पास किया है, मुझे ऐसी बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। वह दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, तब उमा कहती है जरूर जाइए, जरूर जाइए, लेकिन यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन बैकबोन यह एक अंग्रेजी शब्द है और इसका शब्द है, इसका अर्थ है रीढ़ की हड्डी। अब इस रीढ़ की हड्डी यह शीर्षक यहाँ इसलिए दिया है उन्होंने कि मनुष्य में विचार करने की क्षमता, विचार उसके जो स्वावलंबी होने चाहिए, खुद के विचार खुद ने करने चाहिए। लेकिन यहाँ शंकर एक पढ़ा लिखा होकर भी बीएससी पास हो गया है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, तो भी पूरा वह अपने पापा पर निर्भर है, अपने पिताजी पर निर्भर है। वह अपना खुद का विचार भी खुद नहीं कर सकता है। इसीलिए वह आगे चलकर स्वावलंबी कैसा बनेगा, इसका विचार यहाँ पढ़ी लिखी नारी उमा को है। इसीलिए वह कहती है कि आपके बेटे को रीढ़ की हड्डी नहीं है, खुद का विचार नहीं है, वह खुद विचार नहीं कर सकता है, वह स्वावलंबी नहीं है, वह परावलंबी है। इसीलिए उमा इस रिश्ते को नापसंद करती है। और यहाँ एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर जी ने एकांकी को जो नाम दिया है, यह नाम बहुत ही सही है, रीढ़ की हड्डी। यह रीढ़ की हड्डी अगर हमारे पीठ पर होती है, शरीर पर होती है, तो ही हम खड़े हो सकते हैं। यह रीढ़ की हड्डी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार मनुष्य ने स्वतंत्र विचार करना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपना विचार खुद करना, यह भी महत्वपूर्ण है। और जो समाज में बदलाव आ गया है, इस बदलाव के साथ युवकों ने चलना चाहिए। यह भी एक सबक इस पाठ में उमा के माध्यम से यहाँ दिया है। तो यह पूरा पाठ मैंने यहाँ आपको पढ़ाया है। अब यहाँ स्वाध्याय के रूप में आपको कई प्रश्न यहाँ दिए हैं, तो सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, सजाल पूर्ण कीजिए। देखो, रिश्ते आकृतियां दी है। राम स्वरूप उमा, यह पिता पुत्री है। उसके बाद पति पत्नी कौन है? राम स्वरूप और प्रेमा। उसके बाद नौकर मालिक कौन है? राम स्वरूप और रतन। और शंकर गोपाल प्रसाद, यह पिता पुत्र है। दूसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। व्यावसायिक शिक्षा के नाम, वकील या मेडिकल। उसके बाद यहां कृति पूर्ण कीजिए में दूसरा प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम, हारमोनियम, सितार। गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो। तीसरा प्रश्न है, देखो कैसी होनी चाहिए उसे बहू गोपाल प्रसाद को? एक, खूबसूरत हो। दो, सिलाई पुराई जानती हो। तीन, अधिक पढ़ी लिखी न हो। और चार, चश्मा न पहनती हो। चौथा प्रश्न है, देखो कारण लिखिए। बाप बेटे चौंक उठे। क्यों? क्योंकि उमा ने चश्मा पहन रखा था, इसीलिए बाप बेटे चौंक उठे। उमा को चश्मा लगा, किस लिए? क्यों? उमा की आंखें दुखने लगी थी। तीसरा कारण है, राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा, क्योंकि वह अपनी बेटी हारमोनियम बजाती, यह गोपाल प्रसाद को दिखाना चाहते थे। उमा को गुस्सा आ गया। क्यों आ गया गुस्सा? कारण सब उमा को एक के बाद एक प्रश्न करते थे, इसीलिए उमा को गुस्सा आ गया था। पांचवा प्रश्न है, सूचनानुसार लिखिए। कृदंत बनाइए। पढ़ना, पढ़ाकू। समझना, समझदार। सीना, सीने वाला। चाहना, चाहत। अब यहाँ प्रत्यय लगाया है। पढ़ना, पढ़ाकू, आकू प्रत्यय लगा है। समझना, समझदार, दार प्रत्यय लगा है। सीना, सीने वाला, वाना प्रत्यय लगा है। चाहना, चाहत, आहत, यह प्रत्यय लगा है। अब यहाँ पाठ में जो आए हुए शब्द युग्म हैं, यह पूर्ण कीजिए, ऐसा प्रश्न है। तो देखो, पढ़े शब्द युग्म है, पढ़े लिखे। सभा, सभा सोसाइटी। पेंटिंग, पेंटिंग वेंटिंग। सीधा, सीधा साधा। अब यहाँ पूरी जो कृति पत्रिका है
यह मैंने आपको उसके उत्तर भी बताए हैं। तो यहाँ अभिव्यक्ति है, सुनी पड़ी अंधविश्वास की किसी घटना में निहित आधारहीनता और अवैज्ञानिकता का विश्लेषण करके लिखिए। यह आप अपने कॉपी में लिखो। अब मैं यहाँ रुकता हूँ। मैंने जो पढ़ाया है यह आपने सुना है, कृति पत्रिका के भी उत्तर आपने सुने हैं। और अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।